नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर की क्लास में आपका स्वागत है। हमने नेटवर्किंग के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्यूटर्स आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, ये सब हमने देखा था। नेटवर्क, लैन, WAN, ये सब हमने देखे थे, उनकी टोपोलॉजी वगैरह। अब हम बात करेंगे इंटरनेट की। यानी विश्व भर के जो विशाल बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं उनको आपस में किस तरीके से जोड़ा जाता है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, इंटरनेट। इसमें लिखिए, इसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। इसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। मतलब दुनिया भर में जितने भी फैले हुए छोटे बड़े कंप्यूटर हैं वो सब आपस में इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं। अगली लाइन लिखिए। अच्छा, इंटरनेट पे हम देखें तो कोई एक व्यक्ति, कोई कंपनी या कोई संस्था या कोई सरकारी एजेंसी, उसके पास में इसका कंट्रोल नहीं रहता है। बल्कि कुछ एजेंसियां हैं जो आपस में मिलकर एडवाइस के माध्यम से, कुछ स्टैंडर्ड बना के, कुछ जानकारियों के माध्यम से इसको चलाती है। तो लिखिए, इंटरनेट के इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मानक व दिशा निर्देश तय करने तथा अनुसंधान करने वाला समूह वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम यानी W3C कहलाता है। W3C कहलाता है। आगे लिखिए, इंटरनेट को चलाने के लिए इंटरनेट को चलाने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। कुछ नियम तय किए गए हैं जिन्हें प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल कहा जाता है। जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाले इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाले दो मानक प्रोटोकॉल हैं। दो मानक प्रोटोकॉल है। पहला है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और दूसरा है IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये इंटरनेट की एक सामान्य जानकारी हुई। अब हेडिंग डालिए, इंटरनेट का इतिहास। इंटरनेट का इतिहास।
इसमें लिखिए 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी तथा स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान को नेटवर्क द्वारा जोड़कर इंटरनेट की शुरुआत की इंटरनेट की शुरुआत की। इस नेटवर्क को अरपानेट अरपानेट नाम दिया गया। इसकी फुल फॉर्म भी है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इसका मतलब अरपानेट जो है वो दुनिया का पहला नेटवर्क है। आगे लिखिए भारत में इंटरनेट सर्वप्रथम 14 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया VSNL द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है। 14 अगस्त या 15 अगस्त आ जाए तो भी सही है, क्योंकि 14 अगस्त को वैसे लॉन्च किया गया था। सबसे पहले यूज जो इसका किया गया था वो 15 अगस्त को किया गया था। तो 14 अगस्त या 15 अगस्त दोनों ही ठीक है। एक और लिखिए 1989 में टिम बर्नर्स ली, ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ने WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। 20 दिसंबर 1990 को दुनिया की पहली वेबसाइट लाइव की। ठीक है। WWW क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे। तो ये हो गया एक संक्षिप्त इतिहास। अगली हेडिंग डालिए इंटरनेट की कार्य प्रणाली, मतलब इंटरनेट काम कैसे करता है। इसमें लिखिए इंटरनेट से जुड़ने के लिए इंटरनेट से जुड़ने के लिए ISP यानी इंटरनेट सर्विस
प्रोवाइडर की सहायता लेनी होती है। लेनी होती है यानी इंटरनेट सेवा प्रदाता, यानी जो कंपनी हमें इंटरनेट देती है यूजर को, उसे हम क्या बोलते हैं, आईएसपी। जैसे पहले वीएसएनएल हुआ करती थी, विदेश संचार निगम लिमिटेड। अभी वीएसएनएल जो है वो एमटीएनएल और बीएसएनएल ऐसे दो रूपों में काम करती है। भारत संचार निगम लिमिटेड और ये है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ये दोनों गवर्नमेंट हो गई। इसके अलावा जियो है, एयरटेल है, वीआई है जो वोडाफोन आइडिया हो गई है। तो ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। आगे इसी में लिखिए, यूजर को इंटरनेट सेवाएं लेने के लिए, यूजर को इंटरनेट सेवाएं लेने के लिए सामान्यतः सामान्यतः दो प्रकार के कनेक्शन मिलते हैं। दो प्रकार के कनेक्शन मिलते हैं। पहला डायल अप और दूसरा डायरेक्ट। इसमें सबसे पहले लिखिए डायल अप। इस कनेक्शन में यूजर को इस कनेक्शन में यूजर को अपने कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर से अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का एक विशेष नंबर डायल करना पड़ता है। यह एक अस्थायी कनेक्शन होता है। यह एक अस्थायी कनेक्शन होता है। डायल अप कनेक्शन पहले आते थे, आजकल तो इनका उपयोग बहुत सीमित हो गया है। इसमें जैसे अपन कंप्यूटर खोलेंगे तो जो भी अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसका एक नंबर हमें डायल करना पड़ता है। जैसे ही नंबर डायल हुआ तो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद में जब आपने उसको डिस्कनेक्ट किया तो कनेक्शन हट जाता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, अस्थायी कनेक्शन। अब डायरेक्ट में लिखिए, इसमें यूजर आईएसपी से एक केबल या डेडिकेटेड फोन लाइन से जुड़ा होता है। डेडिकेटेड फोन लाइन से जुड़ा होता है। अधिक स्पीड के लिए लीज लाइन काम में ली जाती है।
अधिक स्पीड के लिए लीज लाइन काम में ली जाती है। ठीक है, कम्युनिकेशन सर्किट होता है तो इसका विशेष नाम दिया हुआ है लीज लाइन, क्योंकि एक प्राइवेट कम्युनिकेशन सेटअप है, इसलिए उसको लीज लाइन बोला गया है। अच्छा, एक चीज होती है बैंड विड्थ। हमने जैसे सुना होगा कि जब हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, जब हम इंटरनेट का यूज करते हैं, तो स्पीड जो होती है वो अलग अलग, आपने सुना होगा भाई यहाँ 40 Mbps की स्पीड आएगी, यहाँ पे 100 Mbps की स्पीड आएगी, आपको कैसा कनेक्शन चाहिए। तो ये डिपेंड करता है बैंड विड्थ पे। बैंड विड्थ का मतलब क्या है कि कितने मैक्सिमम अमाउंट में डिजिटल डेटा एक दिए हुए टाइम में ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 40 Mbps, ये किसी नेट की स्पीड है, इसका मतलब 1 सेकंड में 40 MB डेटा जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। इसमें एक आप लाइन लिखिए कि ISP यूजर की आवश्यकता के अनुसार, यूजर की आवश्यकता के अनुसार किसी भी बैंड विड्थ की लीज लाइन उपलब्ध करवा सकता है, करवा सकता है। ठीक है, अभी कुछ समय तक पहले तक 4G इंटरनेट सेवाएं आती थी जिनकी स्पीड थोड़ी कम थी। अब 5G फिफ्थ जनरेशन की आने लग गई है जिनकी स्पीड और भी ज़्यादा होती है। अब आप लिखिए वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। इसकी पहले परिभाषा लिखिए कि WWW प्रोटोकॉल के समूह पर आधारित, प्रोटोकॉल के समूह पर आधारित, या साधारण वो लगा लीजिएगा, प्रोटोकॉल के साधारण समूह पर आधारित एक ऐसी इंटरनेट सेवा है, एक ऐसी इंटरनेट सेवा है जो किसी, जो किसी विशेष रूप से कन्फिगर्ड सर्वर कंप्यूटर को इंटरनेट के द्वारा डॉक्यूमेंट्स को, डॉक्यूमेंट्स को एक मानक तरीके से, यानी एक स्टैंडर्ड वे में भेजता है, भेजता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि WWW क्या है, एक, चाहे आप इसको इंफॉर्मेशन का स्थान मान लीजिए, चाहे इसको एक सिस्टम मान लीजिए, मतलब जितने भी, एक चीज होती है वेब पेज। वेब पेज मतलब क्या होता है कि
हम जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो सामने जो पेज आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेब पेज कहा जाता है। और ये जो वेब पेज होते हैं ये www पर स्टोर होते हैं। तो और वेब पेज खोलने की जो जगह है उसका नाम क्या है, वेबसाइट। यानी आप एक वेबसाइट खोलेंगे तो उस पर एक वेब पेज खुलेगा, और ये जो वेबसाइट और वेब पेज जो है ये www के सिस्टम में स्टोर होते हैं। तो जब भी आप www का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब कि आप उन वेब पेज या वेबसाइट जो है उनको एक्सेस करना चाह रहे हैं। और आपस में कंप्यूटर सब जुड़े हुए होते हैं तो सूचनाएं इंटरनेट के माध्यम से वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती है। तो ये इसकी टेक्निकल परिभाषा हो गई। हम सामान्य भाषा में समझना चाहें तो जो हम वेबसाइट खोल रहे हैं एक तरह से वो www पर सारी स्टोर है। आगे आप लिखिए कि www पर उपलब्ध या स्टोर किया हुआ प्रत्येक पेज वेब पेज कहलाता है, वेब पेज कहलाता है। वह स्थान जहां ये वेब पेज स्टोर रखे जाते हैं वेबसाइट कहलाती है। कहलाती है। ठीक है। वेबसाइट हर एक कंपनी की अलग अलग हो सकती है। आगे लिखिए, वेब पेज को वेब पेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजने के लिए HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दो लाइन और लिख लीजिए। वेब पूर्ण रूप से क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। इसका मतलब कि वेब को आप किसी भी कंपनी के हार्डवेयर पर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किसी भी प्रकार के डिस्प्ले के साथ है ना एक्सेस कर सकते हैं। और एक लाइन और लिख लीजिए, वेब इंटरएक्टिव होता है। इंटरएक्टिव होता है मतलब हम वेब के थ्रू कुछ काम भी कर सकते हैं, जैसे कोई फॉर्म भरना है वो हम भर सकते हैं, कोई ऑप्शन चुनना है वो हम कर सकते हैं, मेन्यू खोल के उसमें अलग अलग जगहों पे जा सकते हैं, चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये अपनी कुछ बात हुई वर्ल्ड वाइड वेब की। अगला आप लिखिए वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर जैसे हमारी लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में हम पुस्तकें ढूंढते हैं, पुस्तकें ढूंढने के लिए कोई कैटालॉग का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो एक तरह से इंटरनेट पर भी जो भी वेब पेजेज हैं उनको ढूंढने के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए
हम वेब ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं। तो लिख लीजिए आप इसकी परिभाषा एक लाइन में। ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से, जिसकी मदद से इंटरनेट पर मौजूद, इंटरनेट पर मौजूद विभिन्न वेब पेजों को, विभिन्न वेब पेजों को यूजर्स ढूंढ सकते हैं, यूजर्स ढूंढ सकते हैं। आगे लाइन लिख लीजिए, ब्राउज़र को वेब क्लाइंट या इंटरनेट नेविगेशन टूल के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे लिखिए, होम पेज यानी किसी भी वेबसाइट का पहला पेज। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलेंगे तो जो सबसे पहले जो पेज खुलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? होम पेज। जैसे आपने गूगल खोला तो गूगल खुलते ही आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा और कुछ एक एप्लीकेशंस दिखाई देगी, तो वो गूगल का होम पेज है। एग्जाम्पल लिख लीजिए कुछ वेब ब्राउजर्स के। इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसी का एक, ये माइक्रोसॉफ्ट का डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र होता है। आजकल इसको, इसका अपडेटेड रूप है माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज। मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, ये एप्पल का है। गूगल क्रोम गूगल का है। एक नेट स्केप नेविगेटर भी है जो इतना ज़्यादा हम काम में नहीं लेते हैं। नेट स्केप नेविगेटर। एक ओपेरा है। आगे लिखिए इसमें एक लाइन, किसी भी, किसी भी अच्छा चलिए इसको ये काट दीजिए, अपन नेक्स्ट में इसको लिखेंगे। आप हेडिंग डालिए, वेब सर्वर, वेब सर्वर। देखिए, सर्वर का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी एक, मतलब कुछ भी मान लीजिए सूचनाएं हैं, डेटा है,
उसको कहीं पर स्टोर रखना पड़ेगा, तभी वो चीज़ वहाँ से आ पाएगी। मतलब एक तरह से ये हो गया सूचना प्रदाता, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। जैसे आपने कोई भी वेबसाइट का एड्रेस डाला कि www.google.com या .microsoft.com, अब जो भी डेटा हमारे को सामने कंप्यूटर पे दिखाई देगा, जो भी पेज हमें सामने दिखाई देगा, उसका कहीं ना कहीं स्टोर होना जरूरी है। तो जहाँ से ये डेटा उठाया जाता है, जहाँ पे ये सूचना पड़ी है और जहाँ से हमें प्राप्त होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेब सर्वर। आपने कोई भी इनपुट दिया कंप्यूटर को, कोई भी वेबसाइट डाली, कोई भी यूआरएल लिंक पे क्लिक किया, तो वो डेटा जहाँ से उठेगा वो जगह क्या है? वेब सर्वर। यानी आपको कोई साइट खोलनी है तो उस वेब सर्वर का एक्सेस होना जरूरी है, तभी आप उस साइट को खोल पाएंगे। तो आप लिख लीजिए कि एक वेब सर्वर मुख्य रूप से निम्न कार्य करता है। मुख्य रूप से निम्न कार्य करता है। पहला, वेबसाइट मैनेजमेंट। दूसरा, सूचना प्रदान करने हेतु क्लाइंट से अनुरोध प्राप्त करना। वेबसाइट मैनेजमेंट, सूचना प्रदान करने हेतु क्लाइंट से अनुरोध प्राप्त करना। और तीसरा, क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अनुसार सूचना प्रदान करना एवं आवश्यक पेज दर्शाना। क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अनुसार सूचना प्रदान करना एवं आवश्यक पेज दर्शाना, है ना? ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है। वेब सर्वर भी एक तरह का सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है। कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए वेब सर्वर के। जैसे IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। अपाची, नेटस्केप, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का सर्वर है, गूगल का खुद का सर्वर है, इस तरह से। अगली हेडिंग आप डालिए, वेब प्रोटोकॉल। परिभाषा लिखिए, वेब पर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए वेब पर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, वेब पर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, उन्हें वेब प्रोटोकॉल कहते हैं। उन्हें वेब प्रोटोकॉल कहते हैं।
इन प्रोटोकॉल के माध्यम से, इन प्रोटोकॉल के माध्यम से विभिन्न वेब पेज, विभिन्न वेब पेज वेब सर्वर से ब्राउज़र तक भेजे जाते हैं। विभिन्न वेब पेज वेब सर्वर से ब्राउज़र तक भेजे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ते हैं। पहला लिखिए HTTP। HTTP इसकी हम फुल फॉर्म पहले भी लिख चुके थे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमने पहले लिखा था कि वेब पेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे यदि हम भेजेंगे तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक शब्द जैसे हाइपर टेक्स्ट की हम बात करें तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट उसको कहते हैं कि जैसे आपने कोई लिंक है, उस पर क्लिक किया, जैसे आपने उस पर क्लिक किया तो आप संबंधित वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। या मान लीजिए आपके कंप्यूटर में ही किसी फोल्डर का या किसी फाइल का एड्रेस है, वो एड्रेस एक टेक्स्ट के रूप में आया, जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया आप उस एड्रेस पे पहुंच गए, उस फोल्डर की लोकेशन पे पहुंच गए, उस फाइल की लोकेशन पे पहुंच गए। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट। यदि लिंक के रूप में होता है तो इसको अपन हाइपर लिंक बोल देते हैं। हाइपर लिंक की बात अपन ने पहले भी करी थी। तो इसकी टेक्निकल परिभाषा यदि हम लिखें तो आप एक लाइन लिखिए, यह उन नियमों का समूह है, यह उन नियमों का समूह है जो जो दो या दो से अधिक जो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच हाइपर टेक्स्ट को स्थानांतरित करते हैं। यह उन नियमों का समूह है जो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच हाइपर टेक्स्ट को स्थानांतरित करते हैं। आगे लिखिए, इस तकनीक के द्वारा, इस तकनीक के द्वारा यूजर के द्वारा, इस तकनीक के द्वारा यूजर के द्वारा किसी किसी हाइपर टेक्स्ट लिंक को, किसी हाइपर टेक्स्ट लिंक को सेलेक्ट किए जाने पर, सेलेक्ट किए जाने पर संबंधित डॉक्यूमेंट्स को खोलता है। संबंधित डॉक्यूमेंट्स को खोलता है, चाहे वह कहीं भी हो। चाहे वह कहीं भी हो। आपने जैसे कभी भी कोई साइट खुली होगी ना तो सबसे पहले HTTP
ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, उसके बाद में www डॉट होता है। तो इसका मतलब कोई भी वेब पेज है, वेबसाइट है, वो कौन से प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं? HTTP का। इसमें आप एक लाइन और लिखिए कि किसी भी वेब पर उपलब्ध, किसी भी वेब पर उपलब्ध वेब संसाधनों को, वेब संसाधनों को HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है। किसी भी वेब पर उपलब्ध वेब संसाधनों को HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है। इसी में एक चीज और लिख लीजिए, HTML ही वह लैंग्वेज है, HTML ही वह लैंग्वेज है जो ब्राउज़र द्वारा समझाती है, जो ब्राउज़र द्वारा समझी जाती है, जो ब्राउज़र द्वारा समझी जाती है। वेब पेजों को, वेब पेजों को HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। HTML की खोज भी टिम बर्न सरली ने ही की थी। जिसने www की खोज की ना, उसी ने HTML की खोज भी की है। बस इतना खूब है, HTML की ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। फिर लिखिए URL और IP एड्रेस। URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वह वेब एड्रेस है जिसे किसी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए ब्राउज़र पर लिखा जाता है। वह वेब एड्रेस है जिसे किसी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए ब्राउज़र पर लिखा जाता है। मतलब जो भी अपन वेबसाइट डालते हैं ना, www.rajeduboard.rajasthan.gov.in या फिर www.mohfw.org, तो ये जो हम वेबसाइट का लिंक डाल रहे हैं एक तरह से, उसी को अपन क्या बोलते हैं? URL। ठीक है। अच्छा, इसके भी कुछ भाग होते हैं। जैसे मैं एक URL डालता हूँ, जैसे HTTP www.internet.com।
ये जो भाग है ये तो क्या बताएगा, एक्सेस करने की विधि को बताएगा कि आप किसी भी साइट को एक्सेस कर रहे हैं तो कौन से प्रोटोकॉल का यूज करके कर रहे हैं। तो नॉर्मली हम किसका यूज करते हैं, HTTP का। इसके अलावा भी होते हैं प्रोटोकॉल, जैसे FTP होता है एक, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना। एक गोफर भी होता है, GOPHER। तो नॉर्मली हम HTTP का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या बताता है, एक्सेस करने की विधि। और ये जो भाग होता है ये बताता है रिसोर्स को, कि भाई कहाँ से ये वेब पेज खुलने वाला है। कई बार आप इसके बाद भी, जब इसी के अंदर आप इसी साइट के अंदर और आगे डिटेल में जाएंगे तो सिंगल स्लैश का प्रयोग होता है। तो ये सिंगल स्लैश के बाद जो चीज़ आती है वो क्या होती है, फाइल या डायरेक्टरी। ठीक है, ये सामान्य चीज़ है, इतना डिटेल में मुझे लगता नहीं जाएंगे। तो फिर भी आप ध्यान रखिएगा एक चीज़, आप ये लिखिए कि URL केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मतलब कोई चीज़ अपर केस में लिखी जानी है, यानी बड़े अक्षरों में, छोटे अक्षरों में, ये ध्यान रखना पड़ता है। तभी आप एग्जैक्ट उस वेबसाइट पर पहुंच पाएंगे। आगे लिखिए, प्रत्येक यूआरएल का, प्रत्येक यूआरएल का एक आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। पहले क्या होता था, पहले आईपी एड्रेस के माध्यम से, मतलब हर एक यूआरएल का एक आईपी एड्रेस होता है। तो आईपी एड्रेस क्या बताएगा कि जो जानकारी आप ढूंढ रहे हो वो कहाँ मिलेगी। नॉर्मली पहले आईपी एड्रेस काम में लाए जाते थे, पर आईपी एड्रेस में क्या होता है, बहुत सारे नंबर होते हैं, याद करने में जटिल होते हैं। इसलिए आईपी एड्रेस को बाद में यूआरएल से रिप्लेस कर दिया गया। जैसे गूगल है, अब उसका आप आईपी एड्रेस देखना चाहेंगे तो उसका आईपी एड्रेस ही होता है 45.732.34.353। अब इसको याद करना मुश्किल है, तो इसके लिए सिंपल अपन यूआरएल काम में ले लिया, www.google.com। ठीक है, तो बस इतना ही हमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक यूआरएल का एक आईपी एड्रेस होता है। अब इसमें आगे लिखिए, अच्छा इसका एक और नाम होता है, आईपी का एक नाम और लिखिए, TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, है ना। ये आईपी का ही दूसरा नाम है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। लिखिए साधारणतः, एक लाइन लिखिए, साधारणतः आईपी एड्रेस की, साधारणतः आईपी एड्रेस की निम्न विशेषताएं होती है। निम्न विशेषताएं होती है। पहला, किन्हीं दो कंप्यूटरों के, किन्हीं दो कंप्यूटरों के आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस एक समान नहीं होते, एक समान नहीं होते।
दूसरा पॉइंट लिखिए, यह सबसे अधिक विश्वसनीय, यह सबसे अधिक विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण, गुणवत्तापूर्ण प्रोटोकॉल होते हैं। आगे लिखिए, आईपी एड्रेस निम्न फॉर्मेट में होते हैं। दो फॉर्मेट होते हैं आईपी एड्रेस के। पहला IPv4, IPv4, इसमें लिखिए यह 32 बिट्स का होता है, यह 32 बिट्स का होता है। अभी हम बात कर ही चुके थे बिट्स वगैरह क्या होती है, पहले हम देख चुके हैं। यह 32 बिट का होता है। इसमें केवल अंकों का प्रयोग किया जाता है, इसमें केवल अंकों का प्रयोग किया जाता है। एड्रेस को डॉट के द्वारा अलग किया जाता है, एड्रेस को डॉट के द्वारा अलग किया जाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 172.16.254.1। तो ये आईपी एड्रेस किसका एग्जाम्पल है, IPv4 का। दूसरा लिखिए IPv6, 128 बिट्स का होता है। अल्फा न्यूमेरिक होता है, मतलब अंकों के साथ साथ अंग्रेजी के अक्षरों का भी प्रयोग किया जाएगा। एड्रेस को, एड्रेस को कॉलन, ये इस तरह का जो दो बिंदु होते हैं ना, इसको कॉलन बोलते हैं, कॉलन के द्वारा अलग किया जाता है। एड्रेस को कॉलन के द्वारा अलग किया जाता है। ये इधर इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, जैसे 3FFE.F200 ये सॉरी कॉलन 0234:ABOO, ऐसे खूब लंबा होता है, ABCD ऐसे। तो ये कौन सा हो गया, IPv6। अगली हेडिंग डालिए, डोमेन नेम, डोमेन नेम। इसमें लिखिए इंटरनेट पर, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता लगाने के लिए, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता बताने वाले, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता बताने वाले विशिष्ट नाम होते हैं, विशिष्ट नाम होते हैं।
आगे लिखिए, किसी एक डोमेन नेम के हमेशा हमेशा दो या दो से अधिक भाग होते हैं, दो या दो से अधिक भाग होते हैं, जो कि जो कि डॉट्स के द्वारा जो कि डॉट्स के द्वारा ये डॉट्स है ना के द्वारा पृथक किए जाते हैं, के द्वारा पृथक किए जाते हैं। अब देखो, जैसे ये एक यूआरएल है, इसमें हमने बात की है शुरू में, तो जो होता है ये तो क्या होता है, प्रोटोकॉल। अब ये जो www डॉट है, इसको हम बोलते हैं सब डोमेन। क्या बोलते हैं? सब डोमेन। तो यहाँ जो भी आता है, जैसे www डॉट गूगल हो गया या www डॉट माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? डोमेन नेम। तो ये जो लास्ट में लगता है डॉट कॉम, डॉट ओ आर जी, डॉट जी ओ वी, इनको अपन बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। और ये जो डोमेन नेम और टॉप लेवल डोमेन है, इन दोनों को मिला के कहा जाता है रूट डोमेन। तो ये आप बता लीजिए। तो देखिए, इन सब के बीच में क्या लगा हुआ है? डॉट। तो ये मैंने भी बताया कि किसी डोमेन नेम के दो या दो से अधिक भाग होंगे, जो कि एक डॉट के द्वारा पृथक किए जाएंगे। कुछ टॉप लेवल डोमेन के मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ, जैसे डॉट कॉम। ये किसके लिए है? कॉमर्शियल संस्थाओं के लिए। डॉट ई डी यू, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। डॉट नेट, इंटरनेट ऑपरेटर। डॉट ओ आर जी। इनके अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी श्रेणी में नहीं आ रहे हैं, वो डॉट ओ आर जी में चले जाएंगे। डॉट जी ओ वी यानी गवर्नमेंट। इसके अलावा लास्ट में कई बार कंट्री कोड्स भी होते हैं, जैसे डॉट आई एन, ये किसके लिए हो गया? अपने इंडिया के लिए। डॉट यू के, यूनाइटेड किंगडम के लिए हो गया। डॉट एफ आर, फ्रांस के लिए हो गया, है ना। तो कभी कभी टॉप लेवल डोमेन में कंट्री कोड्स भी आ जाते हैं। ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा? डी एन एस, डोमेन नेम सिस्टम। मतलब एक तरह से डीएनएस क्या हो गई? एक डायरेक्टरी हो गई, एक फोन बुक हो गई, जिसमें सभी डोमेन्स का लेखा जोखा, वेबसाइट्स, आईपी एड्रेसेस, सब कुछ इसके अंदर है। अब दो छोटे छोटे टॉपिक और हैं जो हम देख लेते हैं। एक तो हो गया सर्च इंजन, ये तो आप नॉर्मली जानते होंगे। परिभाषा लिख लीजिए, कंप्यूटर सिस्टम या इंटरनेट पर कंप्यूटर सिस्टम या इंटरनेट पर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन में से वांछित सूचना ढूंढ निकालने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया।
फिर एक चीज़ होती है ईमेल, ये हम जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसकी फुल फॉर्म होती है। जैसे हम पहले चिट्ठी के द्वारा, पोस्ट कार्ड वगैरह के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे जो डाक भेजा करते थे, उसको यदि कंप्यूटर के माध्यम से भेजना हो तो हम उसको ईमेल कहते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, नॉर्मली हम यूज करते ही हैं। जैसे जीमेल है, याहू है, हॉटमेल है, रेडिफ है, ये सब इसके कुछ एग्जाम्पल है। तो ये हमारा जो कंप्यूटर वाला सिलेबस है वो एक प्रकार से खत्म होता है। इसके जो सवाल हैं इंटरनेट वाले, ये आप करके देख लीजिएगा, आसान से सवाल है ना, आप इसको आराम से कर पाएंगे। कुछ एक सवाल यदि मान लीजिए नहीं होंगे तो मैं इनको भी बाद में सॉल्व करवा दूंगा। एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में और कोई चीज़ कंप्यूटर से रिलेटेड बाकी तो नहीं रह गई है। देखिए ये रहा सिलेबस हमारा, इसमें जनरल नॉलेज वाला पार्ट तो भी हमने शुरू नहीं किया है, इसको हम शायद कल से शुरू कर देंगे। कंप्यूटर में देखो, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट हमने देख लिया, फंडामेंटल्स हमने देख लिया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, पीडीएफ, इंटरनेट, ईमेल, ये हम देख चुके हैं। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म मैंने आपको शायद बताई होगी जब एक्सटेंशन बताए थे, नहीं बताए तो आप इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए पीडीएफ की, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसे एडोब कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। इसे एडोब कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, ये तो छोड़ो, आईटी एक्ट्स और रेगुलेशंस। अच्छा चलो, 2-3 आईटी एक्ट रेगुलेशन है जो हम खत्म कर देंगे अगले क्लास में। तो ये हमारा टॉपिक पूरा ठीक है कंप्यूटर का समाप्त हो गया है। अगली जो हम क्लास शुरू करेंगे, इसमें योजनाओं में भी हमने इसकी क्लासें बना दी है। इसमें देखिए, नॉलेज ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन, ये हमारा हो गया है। आरसीएच, फैमिली वेलफेयर, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के प्रोग्राम, एनयूएचएम, ये हमने देख लिए। इंडिकेटर्स अभी हमारे बाकी है ना, हेल्थ इंडिकेटर्स, ये मैं आपको एक 5 मिनट का काम है, तुरंत लिखवा दूंगा। नॉलेज ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्कीम, माँ योजना, जीएसवाई, जीएसएस की, एमएनडीवाई, एमएनजेवाई हमारी हो गई है। माँ योजना हमारी बाकी है, वो मैं करवा दूंगा। इसमें कुछ योजनाएं जो है उनमें 2-4 बातें अपडेट करनी है, जो मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, तो वो समाप्त हो जाएगी। तो हमारा योजनाओं वाला और कंप्यूटर वाला पोर्शन जो है वो समाप्त हो गया है। अगली क्लास हम हिंदी और उसके बाद इंग्लिश करेंगे। एक दिन में हमारी हिंदी खत्म हो जाएगी, 2 दिन लगेंगे हमें इंग्लिश की क्लास में। उसके बाद में हम जीके को स्टार्ट करेंगे। चलिए, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अच्छे से तैयारी करें मन लगा के। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।